संजय भाई को भेज दूंगा, उनसे आप ले लीजिएगा। तो फिर ये कीमत क्यों बढ़ती है? इसकी कीमत का बढ़ने का कारण क्या है? आइए, इसकी कीमत को बढ़ने के कारण एक चीज होती है जिसको आप स्पेकुलेटिव डिमांड कहते हैं। और स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेटर कौन होता है? स्पेकुलेटर कौन होता है बताइए? जो प्रॉफिट लेना चाहता है। स्पेकुलेटर वो होता है जिसको कि वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वो मूवमेंट ऑफ प्राइस को फॉलो करता है कि प्राइस कहां पे मूवमेंट कर रही है, और किसी चीज को फॉलो नहीं करता है। बहुत आसानी से देखिए, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप किसी भी प्राइस के पीछे भाग रहे हैं, ये प्राइस बढ़ रही है, मुझे ले लेना चाहिए, और आप उसकी वैल्यू नहीं जानना चाहते हैं, वहां पर आप स्पेकुलेट होइए। स्पेकुलेशन करना गलत बात है? बिल्कुल नहीं। अगर आपका स्पेकुलेशन सही निकला तो आप पैसा अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तब आप देखिए, डस्टर था ना, यहाँ पे डस्टर नहीं है, परमानेंट मार्कर दे दिया आपने। परमानेंट मार्कर, ये गलत मार्कर। ये अभी आपने बात की थी कि आपकी वेल्थ कहाँ रखी हुई है? इक्विटी, बॉन्ड और गोल्ड। तो हम दुनिया में जितने भी लोगों की वेल्थ है, फाइनेंशियल वेल्थ, वो बॉन्ड में कितनी है? 150 ट्रिलियन डॉलर। हिंदुस्तान की जीडीपी कितनी है? 4 ट्रिलियन डॉलर। दुनिया भर में इक्विटी में पैसा कितना है? 100, एक बॉन्ड में कितना है? 150 ट्रिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे दुनिया का पैसा इक्विटीज में कितना है? 130 ट्रिलियन डॉलर। तो कितना हो गया दोनों मिला के? 280 ट्रिलियन डॉलर। गोल्ड में दुनिया ने पैसा रखा है, फाइनेंशियल गोल्ड में दुनिया ने पैसा रखा है 45 ट्रिलियन डॉलर। तो 280 प्लस 45 कितना हो गया? 325 ट्रिलियन डॉलर। भाई बात समझ में? पूरी दुनिया में जितना चांदी का कारोबार होता है उसका साइज है 2 ट्रिलियन डॉलर। कितना है? 2 ट्रिलियन डॉलर। अब ये आदमी जो रात को सोया है, जिसके पास 325 ट्रिलियन डॉलर है, इसको सपने में आता है कि मेरे पास यार 325 ट्रिलियन डॉलर है, 1% में चल चांदी में डाल देता हूं, चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, चांदी का बाजार 2 ट्रिलियन डॉलर का है, 325 का 1% कितना हो गया? तो जैसे ही 2 ट्रिलियन की कारोबार में 3 ट्रिलियन डॉलर आएगा तो भाव क्या हो जाएंगे? 5 ट्रिलियन। भाई 1% पैसा तो शिफ्ट करना सबके मन में आ ही जाता है ना। आपके भी आया होगा कि थोड़ा चांदी में, लुधियाना में होगा कोई लोग, कोई पैसा वाला होगा जिसके पास अच्छा कैश भी होगा, 5 करोड़ डालना तो आम बात होती है ना, होती है। जिसके पास 100 करोड़ 1 करोड़ डालना क्या है उसके लिए? डालेगा कि नहीं डालेगा वो? तो अचानक से डिमांड आएगी, और उस डिमांड के हिसाब से फिजिकल सप्लाई उतनी होती नहीं है, वो कीमत बढ़ जाती है। तो ये कीमत क्यों बढ़ी है? ये कीमत इसलिए नहीं बढ़ी है कि जमीन पे उसके लिए वैल्यू तैयार हुई है। ये कीमत इसलिए बढ़ी है कि इस कमोडिटी को लेने की लोगों में अचानक से इच्छा हो गई है, और क्योंकि इच्छा बढ़ गई है और कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई नहीं है, तो जाहिर है कि कीमत एकदम से बढ़ जाएगी। और 6 महीने में आपको 200% गुना आपको प्राइस बढ़ने के लिए मिलती। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप चांदी में पैसा कमा नहीं सकते, साइकिल आएगी आप चांदी पे पैसा कमा सकते हैं, पर चांदी आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म वेल्थ तो आपके लिए गोल्ड भी क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन गोल्ड ने क्रिएट किया है। आप गोल्ड ने क्रिएट क्यों किया है? यार ये तो लोगों को नजर ही नहीं आएगा दूर से। आप रखिए, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा बिना बोल के। तो अब गोल्ड के साथ क्या हो रहा है ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसानी से देखिए, हमें गोल्ड की बात समझ में आएगी। देखिए, 2 तरह की करेंसीज होती है, एक होती है फिएट करेंसी, एक होती है हार्ड करेंसी। दोनों में क्या फर्क है? नहीं आइडिया आप बता पाएंगे? दुनिया में 2 तरह की करेंसी चलती है, हार्ड करेंसी एंड फिएट करेंसी। क्या फर्क है दोनों में? ध्यान से समझिएगा। मेरे दादाजी आज से 80 साल पहले नौकरी करते थे, ठीक है, और वो जब नौकरी करते थे तो उनको 14 रुपए या 15 रुपए की पगार थी। वो 15 रुपए की पगार उनको 15 चांदी के सिक्के मिलते थे। और मुझे चांदी का सिक्का उस वक्त उसको 1 रुपये बोला जाता है, तो 1 रुपये का सिक्का होता था, 15 सिक्के उसको उनको मिलते थे। और जो 1 सिक्का है उसके ऊपर जो महारानी विक्टोरिया या किंग
किंग जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ, जॉर्ज सेकंड, इनके फोटो बने होते थे। अब एक दिन हिंदुस्तान आजाद हो गया, हिंदुस्तान आजाद हो गया तो अंग्रेजों को हमने भगा दिया, और अंग्रेजों को भगाने के बाद अंग्रेजों को रुपया जो है वो बाजार में चलता नहीं है, किसी के पास किसी ने भी उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया होगा। तो वो 1 रुपया जो मेरे दादाजी के 1 रुपया था, मेरे दादाजी दुनिया छोड़ के चले गए, वो पैसा हमारे लिए छोड़ गए, वो रुपया मेरे पास है। वो रुपया अगर मैं आज बाजार में लेके जाऊंगा तो मुझे उसको कुछ कीमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 30,000 रुपए मिलेंगे। कितने? मेरे पिता मेरे दादाजी के लिए वो कितना था? मुझे कितने मिलेंगे? 30,000। ये है हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी अपनी वैल्यू खोती नहीं है। एक है फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब है राजा कहता है तो करेंसी चलती है, राजा कहता है तो नहीं चलती है ना। राजा आए 8 नवंबर को आए, 2016 को आए और कहा कि रात को 8 बजे के बाद ये 500 का नोट नहीं चलेगा। आज इस 500 के नोट की कीमत क्या है? बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब ये हार्ड करेंसी और फिएट करेंसी में फर्क क्या है? आइए इस बात को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो हार्ड करेंसी होती है इसकी कीमत बनाई जाती है, होती नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि आरबीआई ने सरकार को 3 लाख करोड़ दिए, 5 लाख करोड़ दिए, ऐसा सुनते कि नहीं सुनते? डिविडेंड दिया, सुनते कि नहीं सुनते? बताइए आरबीआई क्या कारोबार करती है कि इतना लाखों करोड़ कमाती है? क्या करती है बताइए? आप में से कितने लोग आरबीआई से डील करते हैं? क्या खरीदती, क्या बेचती है आरबीआई? कुछ भी तो नहीं करती है आरबीआई। एचडीएफसी बैंक जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, साल की 70,000 करोड़ रुपए कमाता है। एसबीआई जो उससे भी बड़ा बैंक है वो 78,000 करोड़ रुपए कमाता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी जिसका सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 15 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस, उसका एक साल का मुनाफा 82,000 करोड़ हो गया है। और आरबीआई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख करोड़ रुपए सरकार को दे देती है। कैसे देती है बताइए? है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, आपके पास जो 100 रुपए का नोट आपकी जेब में है, किसने बनाया है? आरबीआई ने। उस नोट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। उस नोट को बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा? वो बनने से पहले कागज का टुकड़ा होगा, उस कागज के टुकड़े पे उन्होंने अपनी छाप लगा दी और बोला ये 100 रुपए का है। तो बनाने में कितना पैसा लगा? 1 रुपया, और 1 रुपए का खर्चा आया, वैल्यू कितनी हो गई? इस मार्जिन का कोई बिजनेस है बताइए? है ना जबरदस्त बिजनेस। तो रुपया ऐसे बनता है। अभी जो रुपया बन गया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप में से कभी किसी ने लोन लिया है? बैंक से लोन लिया है? किसने लिया है? हाथ खड़ा कीजिए। आपने लोन लिया है? बन गया, आपने लोन लिया है। जो आपने बैंक से लोन लिया था, बैंक ने आपको नकद दिया था? कैसे दिया था आपको? जितने भी बैंक में डिपॉजिट होते हैं ना, ये सब लोन होते हैं, सब लोन होते हैं। जब भी बैंक आपको लोन देता है तो डिपॉजिट खड़ा करता है। तो फिएट करेंसी में खुशहाली ज्यादा आती है, क्योंकि हार्ड करेंसी एक समय में एक ही के पास होती है। फिएट करेंसी में उधार दिया जा सकता है और हर डिपॉजिट नया उधार खड़ा करता है। तो समाज में लोगों के पास पैसा ज्यादा आता है। देखिए, खर्चने के लिए आपको कमाने की जरूरत नहीं है, उधार से भी आप खर्चा कर सकते हैं। तो फिएट करेंसी का वरदान क्या है? कोई भी देश ज्यादा तरक्की करता है जब वो उधार लेके खर्च करता है। और फिएट करेंसी उधार में बैंक के जरिए बनाई जा सकती है, छापी जा सकती है, पैदा की जा सकती है, क्रिएट की जा सकती है। बात समझ में आ रहा है कि कुछ अजीब लग रहा है? कंफ्यूजन है तो और आसान कर देता हूं उसको, ठीक है ना? तो बैंक क्या है? डिपॉजिट क्रिएट करता है। और जब बैंक डिपॉजिट क्रिएट करता है तो बैंक समाज में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है। पैसे की सप्लाई बढ़ते ही हर कोई पैसा खर्च कर सकता है। जब कोई हर कोई पैसा खर्च कर सकता है तो एक का खर्चा ही तो दूसरी की आमदनी होती है, और वो समाज में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। पर जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोग जितना उधार लेंगे उतना डिपॉजिट क्रिएट करेंगे। तो एक समय क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, एक समय क्या आएगा कि जैसे जैसे आप उधार बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ब्याज दरें बढ़ गई, उधार पे ब्याज चुकाना होता है, अगर ब्याज दरें बढ़ गई तो एक अजीब स्थिति पैदा होती है जहां पर जितना आपने उधार बढ़ाया है उतनी आमदनी नहीं बढ़ती है, उतनी आमदनी नहीं बढ़ती है। और जब भी जिस समाज में स्थिति उत्पन्न होती है कि उधार तो बढ़ रहा है, आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो उधार चुकाना मुश्किल हो जाता है। और जब उधार चुकाना मुश्किल हो जाता है
उस करेंसी पे लोगों का यकीन और विश्वास कम होने लगता है। तो पता ये कौन सा देश है जिसका उधार बढ़ रहा है आमदनी से ज्यादा? अमेरिका। और किसकी करेंसी कमजोर हो रही है? अमेरिका। तो डॉलर जितना कमजोर होगा उतना सोने के दाम बढ़ेंगे। सिंपल है ना? कितना सिंपल है। तो यही ट्रम्प की प्रॉब्लम है, यही ट्रम्प दूर करना चाहते हैं और इसी का ट्रम्प सामना कर रहे हैं। ट्रम्प अपने देश में उधार कम करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत से तरीके वो कर रहे हैं। वो लोगों को वो खर्चा करने से मना कर रहे हैं, वो यूएनओ को पैसा देने से मना कर रहे हैं, वो डब्ल्यूटीओ को पैसा देने से मना कर रहे हैं, वो नेटो का पैसा खर्च करने से मना कर रहे हैं, वो टैरिफ लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं ताकि उनके देश में। और दूसरा वो चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो जाए, क्योंकि डॉलर कमजोर होगा तो उनकी देनदारी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये जो सोने के भाव बढ़े हैं ना, ये सोने के भाव इसलिए नहीं बढ़े कि सोने ने कुछ कमाल कर दिया। ये सोने के भाव इसलिए बढ़े हैं कि जो करेंसी पिछले 30, 40, 50 सालों से बहुत इज्जत पा रही थी, वो करेंसी वो इज्जत नहीं पा रही है। सोने का मजबूत होने का मतलब है करेंसी का कमजोर होना। ये करेंसी का डिबेसमेंट, इसको करेंसी डिबेसमेंट कहते हैं। करेंसी डिबेसमेंट होने की वजह से ये हुआ है, राइट। तो अब ट्रम्प क्यों कर रहे हैं, इस पे अगर हम बात करेंगे तो रात निकल जाएगी, लेकिन जो ट्रम्प कर रहे हैं उनके अपने पास समस्या है। एक ट्रम्प के करने के कारण एक और मैं आपको बताता चलूं ट्रम्प क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक मजेदार चीज है कि अगर आपको किसी चीज से फायदा हो रहा है तो वही फायदा एक समय में आपके लिए नुकसान हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। लुधियाना से एक एक्सपोर्टर अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। क्या एक्सपोर्ट करता है लुधियाना से? क्या एक्सपोर्ट होता होगा अमेरिका को? बताइए, कोई एक चीज का नाम बताइए। साइकिल पार्ट। चलिए साइकिल, तो हम साइकिल पार्ट नहीं बोलते, साइकिल बोल देते हैं। अमेरिका में जो लोग साइकिल खरीदते हैं वो लुधियाना से एक्सपोर्ट होती है। तो जो एक्सपोर्टर लुधियाना से अमेरिका को साइकिल एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका उसको क्या देता है? डॉलर। और आप ये बात मानते हैं कि डॉलर छापा जा सकता है क्वांटिटेटिव इजी है? नहीं। तो लेमन लैंग्वेज कैसे बात करते हैं, तो लुधियाना की फैक्ट्री में साइकिल बनती है और अमेरिका की फैक्ट्री में डॉलर बनता है। अमेरिका डॉलर बनाता है, लुधियाना के एक्सपोर्टर वो डॉलर लेकर राजी है और राजी होकर साइकिल देने को तैयार है। डॉलर छापना आसान है कि साइकिल बनाना आसान है? आसान क्या बताइए? डॉलर छापना। तो जो साइकिल बनाने वाला अमेरिका में है वो साइकिल बनाएगा क्या? बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। तो 70 साल से अमेरिका डॉलर ही बना रहा और कुछ नहीं बनाता है। वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई आपकी, मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2% है। तो आप 70 साल तो मजे कर लिए कि यार मेरा डॉलर दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन अब आपके देश में कुछ नहीं बनता तो रोजगार नहीं है। और ट्रम्प को जो लोग वोट देते हैं वो गांवों में रहने वाले सफेद व्हाइट से, उनके पास रोजगार नहीं है। जो थोड़ी बहुत रोजगार है वो भी बाहर के लोगों ने ले लिए, वो भी इंडियंस ने ले लिए या दुनिया से आए हुए लोगों ने ले लिए। तो अमेरिका का जो मूल नागरिक है वो घर में बैठा है। अब वो क्या चाहता है कि मुझे जॉब मिले, तो उसको जॉब मिलने के लिए फैक्ट्री खुलनी चाहिए, उसको जॉब मिलने के लिए इंडियन को वहां से बाहर जाना चाहिए। ये तो ट्रम्प कर रहा है। 50 साल तक आपको ये बात समझ में नहीं आई, अब आपको ये बात समझ में आ गई। ट्रम्प वांट्स टू टेक मैन्युफैक्चरिंग बैक टू यूएस। तो इस वक्त जो दुनिया में हो रहा है ना, किसी को नहीं मालूम आने वाली दुनिया कैसी होगी, दुनिया में कितना झगड़ा बढ़ेगा। और जब भी दुनिया में झगड़ा बढ़ता है दुनिया की ग्रोथ रेट्स कम होती है, इसलिए तो तेल के दाम नहीं बढ़ते। नहीं तो वॉर होने पर तो तेल के दाम क्या होते थे? बढ़ा करते थे। 2-3 साल से आप देखिए तेल के दाम नहीं बढ़ते। तो ये सारी खबरें जो दुनिया से आ रही हैं ये हिंदुस्तान को भी परेशान करती है, इंडिया को भी परेशान करती है, पर लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बुरी बात नहीं है, ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। और यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो वेल्थ कैसे बनती है, वेल्थ कहां से बनती है? बहुत सिंपल सा तरीका है। वेल्थ बनने का तरीका ये नहीं होता है कि किसके पास कितना सोना है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जो रियल वेल्थ होती है वो सोना नहीं है। सोना एक मॉनेटरी एस्पेक्ट है, सोना अपने आप में कुछ पैदा नहीं करता है। ध्यान से एक सवाल पूछूंगा, जवाब दीजिए। आप एक हॉल में बैठे हैं, इस हॉल में आने के लिए आप घर से आए, घर से आने के लिए आपने गाड़ी का इस्तेमाल किया है, ठंड से बचने के लिए आपने कपड़े पहने हैं, आराम से बैठने के लिए आप कुर्सी पे बैठे हैं, लिखने के लिए आपके सामने टेबल है। ये सारी चीजें बिजनेस ने बनाई है कि सोने ने दी है? तो आपकी जिंदगी में जो भी आराम है, जो भी खुशहाली है, वो सोना लेके आता है कि आपकी मेहनत करके जो बिजनेस करके चीजें बनाता है वो लेके आता है? इसको वैल्यू एडिशन कहते हैं। तो जो भी जीवन में आप बनाते हैं ना,
वो इक्विटीज बनाती है। तो किसी भी देश में लॉन्ग टर्म में जो नया पैसा बनता है, जो नई वेल्थ आती है, जो खुशहाली आती है, आप कहते हैं मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया, वो ज्यादा पैसा तब होता है जब आप बिजनेस को बढ़ाते हैं। ज्यादा सोना होने से, हिंदुस्तान अकेला देश है दुनिया में जो जहां हर घर में सोना है। आम हिंदुस्तानी गरीब है कि अमीर है बताइए? गरीब है ना, जबकि हर एक के पास सोना। सोना होने से आप अमीर नहीं होते। सोना इज नॉट ए प्रोडक्टिव एसेट, वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। सोना आपकी करेंसी वीक होने पर इंश्योरेंस, उसकी ताकत जो है वो दूसरे की कमजोरी है। डॉलर कमजोर हुआ है इसलिए सोना मजबूत हुआ है, अपने आप में उसकी वैल्यू नहीं है। और अपने आप में उसकी वैल्यू क्या है कि सोने पे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू सबका भरोसा है। दुनिया में झगड़ा है, युआन तुम्हारी करेंसी है, रुपया तुम्हारी करेंसी है, डॉलर तुम्हारी करेंसी है, लेकिन गोल्ड सबकी करेंसी है, राइट? तो अगर आपका क्लाइंट ये पूछे कि भाई 15-20 साल में मुझे पैसा बनाना है, खूब पैसा बनाना है, तो कहां बनेगा? आपको मानना ही पड़ेगा के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, वो यकीन आसानी से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम जिसको फील करते हैं ना, उसी पे यकीन करते हैं। फील करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि जब मैं छोटा बच्चा था, अंधेरे से डर लगता था, मैं हमेशा फील करता था कि भूत बैठा है कमरे में। मैं सही था कि गलत था बताइए? लेकिन उस वक्त मुझे लगता था मैं सही हूँ, क्योंकि मैं फील करता था। और जब आप डरते हैं कि भूत है, तो वाकई में आकृति आपको नजर आती है कि नहीं आती है? क्योंकि आप उसी को सोच रहे हैं, उसी तरह से आप सोच रहे हैं। रात को आपको सपने आते हैं, ठीक है ना? अंधेरे से डरने से बहुत से लोग डरते हैं, जबकि अंधेरे में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, लेकिन आप डरते हैं। तो इंटरेस्टिंग ये है कि शॉर्ट टर्म में आप फील करते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको सोचना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। बहुत आसान करूं आपको इसके लिए। लुधियाना में एक ऐसा आप बिल्कुल ढूंढिए जो रात को अलार्म लगाता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, और सुबह जब अलार्म बजता है तो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है बताइए? क्योंकि रात को वो फील नहीं कर पाता कि मॉर्निंग में सोने में कितना मजा आएगा। रात को उसको लगता है कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाना तो बहुत क्या काम है, बहुत आसान काम। पर जैसी सुबह उठती है उसकी चमड़ी और सब चीजें फील करती है। जैसे अलार्म बजता है, आंखें खुलती है, दिमाग कहता है मॉर्निंग वॉक की चलो, तो इंद्रियां पूछते दिमाग से बता तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? दिमाग बोलता है मजे में रहना। तो इंद्रिया अगला सवाल पूछती मजा सोने में आएगा कि बाहर आएगा? तो दिमाग को क्या जवाब देना पड़ेगा? और वापिस देखा। तो जो आप अभी महसूस कर रहे हैं ना, वो आपकी फीलिंग है, वो आपकी रीजनिंग नहीं है। इन्वेस्टमेंट का एक बुनियादी मैसेज है कि इन्वेस्टमेंट कभी फीलिंग से नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट हमेशा रीजनिंग से करना है। जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझा सकते, अपने दिमाग को काबू नहीं कर सकते हैं, तब तक आप इन्वेस्टमेंट में सही फैसला ले नहीं सकते। और एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो बाजार के हालात है ना, कि बाजार आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, ये बुरी बात नहीं है दोस्तों। भले ही आपको इन्वेस्टर कितना ही सवाल पूछे, भले ही आप कितने परेशान महसूस करें कि यानी जाके इन्वेस्टर क्या रिटर्न नहीं आया सवाल पूछता है, ये आपके लिए अच्छी चीज है। क्योंकि अगर बाजार में लगातार रिटर्न आएगा तो धीरे धीरे इन्वेस्टर को लगेगा कि आपकी जरूरत ही क्या है। 2020, 2021 और 2022 ऐसे 3 साल थे। इन 3 सालों में बाजार में लगातार रिटर्न आया कि नहीं आया? आया ना? ईमानदारी से एक बात बताइएगा, इन 3 सालों में म्यूचुअल फंड के फोलियो ज्यादा खुले थे कि डीमेट अकाउंट ज्यादा खुले थे? और अभी पिछले 2 साल से फोलियो ज्यादा खुल रहा है। ये हमें बात समझनी है। तो जो कुछ बाजार में हो रहा है ना, ये गलत नहीं हो रहा, ये गलत नहीं हो रहा है। इस तरह कुछ कह रहे हैं, वो उधर है, ठीक है। और तो अब ये रिटर्न क्यों नहीं आया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम ये है कि हम रोजाना टीवी सुनते हैं और टीवी आपको कभी सही नहीं बात बताएगी कि रिटर्न क्यों नहीं आया। जैसे अभी बजट आया और बजट के बाद कुछ लोग खुश रहे कि बाजार गिर गया, तो 2 दिन पहले बहुत ट्वीट घूम रहे थे कि 8 कारण हैं, इन 8 कारणों की वजह से बाजार गिर गया, या इन 8 कारणों की वजह से बाजार में रिटर्न नहीं आया। बाजार में रिटर्न नहीं आने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं क्या है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान का व्यापारी मुनाफा नहीं कमा रहा है।
उसके मुनाफे की बढ़ने की जो रफ्तार है, जो अर्निंग पर शेयर की रफ्तार है, जो ईपीएस की रफ्तार है, जो अर्निंग्स की रफ्तार है, जैसे कि आपने इक्विटी पे पैसा डाला, आप कितने परसेंट रिटर्न चाहते हैं बताइए? इक्विटी कितना रिटर्न तो आना चाहिए? 15%। 15 आप चाहते हैं। पिछले एक साल का जो ईपीएस ग्रोथ रेट है वो 5% है। तो अगर मुनाफा ही नहीं कमाएगा बिजनेस, अगर मुनाफा ही कंपनी नहीं कमाएगी तो उसके भाव कैसे बढ़ेंगे? सवाल ये है कि मुनाफा क्यों नहीं आ रहा है, और ये पिछला पूरा साल आपको समझाएगा कि मुनाफा क्यों नहीं आ रहा है। और इस बजट में क्या हुआ है, इस बजट को भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। बहुत